हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 14 होगा अगर मैथ्स के सीरीज की बात करूँ। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा सीरीज खत्म करने वाले हैं एग्जाम के पहले। जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी जीडी का जो 24 का पेपर होने वाला है वो फरवरी मार्च में होने वाला है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बल्कि 20 फरवरी से उसका डेट आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसके पहले हम लोग सारा का सारा सीरीज खत्म करेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश पे खत्म करूंगा आपके लिए। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस सीरीज को पसंद कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि थोड़ा सा आपको एग्जाम के प्रति अपडेशन मिल सके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है। फिलहाल मैं दिल्ली के अंदर सीजीएल अकाउंटेंट हूँ। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियसली इंपॉर्टेंट कितना होता है आपको मालूम है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या बोलता है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु के बेलन को पिघला करके बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम को पिघला करके एक नया वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, अगर आपका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई बताओ? 3 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही अगर मैं गोले की बात करूं, गोलों की संख्या निकालना है, तो अगर तुम्हारा व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम 1 जो होगा वॉल्यूम 2 के बराबर होगा। बोलिए ना। अगर मैं बेलन की बात करूँ तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ बन जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यू इंटू एन। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ गोला। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम R1 R2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत खास है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो R1 की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर, मतलब आर स्क्वायर को हम काट सकते हैं आर स्क्वायर से। ठीक है, तीन तीन की वैल्यू सेम ही है। हम पाई को काट सकते हैं पाई से। एच की वैल्यू हो गई 12 इज इक्वल टू 4/3। R2 की वैल्यू है 3 और इंटू एन लिख दो। 3 से आप 3 काट लो, 4 से आप काटेंगे 3 बार में, यानी कि एन की वैल्यू आ चुकी है 3। ऐसे ऐसे 3 गोलों को बना सकते हैं हम लोग इस बेलन को पिघला करके। ठीक, बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है भाई कि 10 रुपए प्रति लीटर के मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और ₹15 प्रति लीटर के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। अच्छा, आपसे कह रहा है कि मिश्रण चाहिए आपको 10 रुपए प्रति लीटर, जिसमें पानी के बारे में कह रहा है कि पानी जो है निःशुल्क उपलब्ध है। क्लियर है भाई? अगर मुझे एक बात बताओ, इसका एलिगेशन से भी कर सकते हैं आप बेस्ट तरीका, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ अलग सोचते हैं। देखो जरा, अगर मैं इसको वाटर, मैं ऐसा लिखूं वाटर इज टू मिल्क, ऐसा कुछ रेशियो हमको निकालना है ना, कि पानी का दूध से अनुपात निकालो। हम क्या करते हैं ना, वाटर और मिल्क को K:1 मान लेते हैं। K:1 मान लेते हैं। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, आप खुद देखो। अगर पूरे मिश्रण का हमको चाहिए 10 रुपीज पर लीटर, मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूं, तो आप देखना 10 × K+1। मिश्रण में वाटर भी होगा और पानी भी होगा, सॉरी वाटर भी होगा और मिल्क भी होगा। तो 10 × K+1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं वाटर की वैल्यू कितनी है, 0 रुपया, और मिल्क का वैल्यू कितना है 15 रुपए पर लीटर, यानी मैं कह सकता हूँ K×0 प्लस 15×1। क्या मैंने सही करा है? बिल्कुल सही करा। आप देखेंगे ये बोलेगा 10K+10 इज इक्वल टू, तो 0 बन जाएगा ये वाला, और ये बनेगा 15 के बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं के की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताएंगे इधर बचेगा 5, नीचे आएगा 10, यानी कि 1/2। अगर के की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, तो क्या हम वाटर और मिल्क फिर से लिखूं? और क्या ये K+1 था? के की वैल्यू 1/2 आ गई, इज टू 1। इसको अगर हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो क्या ये 1:2 के वैल्यू बनाएगी? बिल्कुल बनेगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये सवाल दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है आपके लिए। जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। नंबर 3 क्या बोलते हैं कि यदि 24 महिलाएं किसी काज को 16 डेज में कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उसी काम को कितना वक्त लगाएंगी? आप सॉल्व कर लो। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। 16 × 2 32, 2 से कट जाएगा 12 बार में। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 डेज। 12 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। टीना को 8200 रुपए के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है, जिसकी वजह से उसको 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। कितना भुगतान करती है आप बताओ? 8200 रुपया अगर पहले 100 की वैल्यू के बराबर था,
तो 15% डिस्काउंट यानी कि इसको 85 पे खरीद लिया उसने। फिर याद आया कि नहीं 3% और डिस्काउंट दो, यानी कि 100 की वैल्यू को अपने फिर से 97 पे खरीदा है। और ये तुम्हारा एक्चुअल एसपी या फिर सीपी जो बोलो जितना उसको भुगतान करना है, दिस इज द प्राइस, और ये तुम्हारा आंसर होने वाला है। क्लियर है? आओ जरा काट लें, 2 जीरो से 2 जीरो मैं काट लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ना तो काटने से कोई फायदा है नहीं, गुना कराओ और बाद में जो वैल्यू आएगा उसमें 2 डेसिमल पहले लिख देंगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखना 82 इंटू 85 इंटू 97, जो कि आपका वैल्यू आ चुका है 676090। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 डेसिमल पहले, यानी कि यहाँ इतना रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा सवाल का आंसर हो गया। बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं। एक खिलौने की कार की जो लागत है वो 1800 रुपया है। इसके मूल्य को सेल में घटा करके 1500 रुपये कर दिया गया, यानी कि आप देखेंगे कितने परसेंट कमी है। जब परसेंटेज निकालना होता है तो हमको 1800 और 1500 की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ चाहिए होगा रेशियो। आप देखेंगे 6:5 का रेशियो, मतलब 6 की वैल्यू घट के 5 हो गए, मतलब 1 का अंतर हुआ 6 में। समझ रहे? एक वैल्यू की गिरावट हो गई, बेस वैल्यू 6 का, इसी को बोलते हैं हम लोग। या फिर अगर याद नहीं है तो हम इसको 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100%। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये तुम्हारा कमी परसेंट है, जो आपसे पूछ रहा है ये वही है। तो आप देखेंगे 50/3% इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 6 पे आते हैं। एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना का मिश्र धन देता है। आपसे कह रहा है भाई कि टाइम है 2 साल, रेट है 15 वर्ष, रेट है 15%, चक्रवृद्धि ब्याज पर अमाउंट इतना अगर हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो मूलधन निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूं फॉर्मूला लगा दूं ए इज इक्वल टू, आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट भी करके दिखा देता हूँ, इसको भूल जाता हूँ। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए। कैसे? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर n। या तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, बेस्ट तरीका है आपके लिए। और नहीं तो इसका रेशियो से कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। पी और ए का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, 15% वार्षिक मतलब 100 की वैल्यू कितनी बनेगी? 115। यानी अगर 100 को हम काटेंगे तो 20 की वैल्यू बन जाएगी 23 के बराबर, बोलेंगे ना। लेकिन यानी पी अगर 20 रुपया है तो बढ़ के 23 रुपया हो जाएगा 1 साल के बाद। लेकिन चूंकि 2 वर्षों का मतलब है तो इंटू 20 और इंटू 23 ये करने वाले हैं। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई कि 26,450 तुम्हारा मिश्रधन है, मतलब ये जो वैल्यू है 23 इंटू 23 का वैल्यू है। आपको निकालना है 20 इंटू 20 का वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। या तो आप फॉर्मूला से कर लो, ये वाला फॉर्मूला से, या तो दिस इज आप रेशियो जो तरीका है आप इससे कर लो। सॉरी। आज जरा काटते हैं, 23 से अगर काटेंगे तो 23 से कम 23, 3 और 4 यानी कि 23 से कम 23, 115, 5 जीरो। फिर आप काटेंगे 23 बचे 115 और ये जीरो, यानी कि 5 चौका 20 और 3 जीरो और पी कितना था? 20,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 7 पे आते हैं। एक दुकानदार ने 2 साड़ी और 4 कमीजों का मूल्य जो है 1600 रुपये तय किया है। ठीक है, 2 साड़ी और 4 कमीज का मूल्य जो है वो आपको दिख रहा है 1600 रुपये। ठीक है, उसी पैसे से, अच्छा 1600 रुपये में ही कोई व्यक्ति जो है ना 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है। मतलब साड़ी एक कम किया और 2 कमीज बढ़ा दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक जो साड़ी है ना वो 2 कमीज के कीमत के बराबर है, मैं कह सकता हूँ। बोलिए, एक साड़ी जो है वो 2 कमीज के कीमत के बराबर है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ कि 6 कमीज और एक साड़ी के बदले अगर मैं 2 कमीज कह दूं तो दिक्कत तो नहीं होगा। यानी कि 8 कमीज जो है ना उसकी जो कीमत है वो कितनी है? 1600 रुपया। यानी एक की कीमत हो जाएगी 200 रुपया। 200 रुपया। अब सवाल कह रहा है कि यदि मुझे 12 कमीजें खरीदनी है तो 12 × 2 यानी कि 2400 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं दोस्तों। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का अगर एसआई अगर 50 रुपया है तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक और चक्रवृद्धि होता है? सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर देख रहा है कि 2 साल में 5% के रेट से अगर एसआई तुम्हारा 50 रुपया है, मतलब 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, यानी जो एसआई है ये 10% का वैल्यू कितना है? 50 रुपया। यानी 100% का वैल्यू कितना होगा? 500 रुपया। और ये 500 रुपया कुछ और नहीं बल्कि इसका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है। अब कह रहा है
कि 5% के दर से ही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 5%, 5% और 5 का फिर से 5%। क्लियर पता है आपको? यानी मैं अगर 500 रुपए का 5% निकालूंगा मतलब कितना आएगा, 25 रुपया, फिर से 25 रुपया। लेकिन ब्याज का भी ब्याज लगता है ना, तो 25 का अगर 5% निकालेंगे तो बन जाएगा 1.25 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा, 51.25 रुपया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैं नहीं निकाल रहा, आप खुद से निकाल लो। ठीक है, आसान सवाल को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, 10 पे आते हैं दोस्तों। अखिल जो है कार्य को 26 दिनों में कर सकता है। अखिल जो है ना, किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम साक्षी और अखिल दोनों दोनों जो है ना, समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल जो है शेष कार्य को पूरा करेगा। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं आपसे कि इन दोनों का एलसीएम निकालो पहले, क्योंकि जो एलसीएम होगा वही तुम्हारा टोटल वर्क होगा। अगर दो हमने कॉमन निकाला तो 10 और 13 130 को देने के 260 इसका आने वाला एलसीएम है। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं दोस्तों, तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 13। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर 13 एफिशिएंसी दे रहे हैं तो साक्षी अकेला कितना देगी, सिर्फ 3। ठीक है, यानी कि ए का है 10 इफिशियंसी और एस का है 3 इफिशियंसी। साक्षी दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। 10 और 3 13, 13 गुना 6 यानी कि 78 काम पूरा हो गया। आपका 182 काम तो बाकी है। 182 काम करने के लिए कौन आएगा, तो ये भाई साहब अखिल भाई साहब आएंगे, यानी कि 10 की इफिशियंसी से करेंगे काम। अगर आप इसको काटेंगे ना तो बन जाएगा 91/5 दिन, और ये आपके सवाल का आंसर। ठीक है, नंबर 11 पे आते हैं। एक कुत्ता और खरगोश की कहानी। प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। मतलब अगर मैं कुत्ता यानी कि डॉग और रैबिट, दो चीजें हैं ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कुत्ता और खरगोश, कुत्ता जो है खरगोश के प्रत्येक छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। कुत्ता अगर 5 छलांग लगाता है तो उतने समय में ये 6 छलांग लगाता है। ठीक है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग जो है ना वो खरगोश के 5 छलांग के बराबर। समझ रहे हो बात? खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। यानी अगर तुमको एक्चुअल 4 का अनुपात निकालना है तो उसको अपोजिट करना पड़ेगा। यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप अगर देखेंगे ये तुम्हारा एक्चुअल में ये क्या देगा, तो तुम्हारा स्पीड का रेशियो देगा। क्लियर है? यानी बन जाएगा 25:24। बिल्कुल ही बेहद ही आसान सवाल। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे गए। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 4 कुर्सियों की जो कीमत है 2 मेजों के कीमत के बराबर है। 4 मेजों की कीमत, कंफ्यूज कर रहा है क्या कुछ? 4 कुर्सी यानी कि चेयर की कीमत जो है 2 मेज के बराबर है। ठीक है, और 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है। अगर 4 मेज में 2 बोर्ड मिलता है तो 2 मेज में केवल 1 बोर्ड मिलेगा। ठीक है, और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है। 4 बोर्ड में 2 पंखा, तो 2 बोर्ड में 1 पंखा, यानी कि 1 बोर्ड में आधा पंखा मिलेगा। ठीक है, यदि एक पंखे की कीमत जो है 850 रुपया है, अगर मैं सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं आप देखोगे, या फिर आप एक काम करो, इनका आप निकाल लो क्या, कीमत का रेशियो अगर आप निकालोगे तो सबको हम अपोजिट कर देंगे। सबको हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 2। बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1:2, 1:2 क्या बनेगा, 2। ठीक है, 1:2:4:8। क्लियर है क्या? आपसे कह रहा है भाई साहब कि एक पंखे की कीमत कितना, 850, पंखा की कितना रेशियो है, 8 के बराबर आपको निकालना है। एक कुर्सी की कीमत जो कि 1 के बराबर है, यानी कि आप डिवाइड कर दो, और यही तुम्हारा चेयर का कीमत मिलने वाला है। तो आप अगर देखेंगे डिवाइड करके तो बन जाएगा 425/4, यानी कि 106.25 रुपया। ठीक है, आसान सवाल था, रेशियो का सवाल था, कुछ ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। 13 पे आ गए हम लोग। ये आपका आ चुका है बोर्ड मास मुझे लगता है। ठीक है, आइए जरा करते हैं। अगर देखो मैं यहाँ पे पहले करेंगे स्मॉल ब्रैकेट वाला काम। शॉर्टकट कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सॉरी इंटीजर में, थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 18 है और ये 36 है, तो क्यों नहीं इसको मन में हम अगर 36 बनाएंगे तो ये मन में कितना बन जाएगा, 50।
यानी 50 माइनस 7 यानी कि 43 बटा 36। क्लियर है? प्लस प्लस 6 दूना 12 और 5 17 बटा 6। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? ताकि बेस इक्वल हो जाए। अब जोड़ना आसान हो गया। 102 और 43 यानी कि 145/36। अब जरा देखो 145/36 या मन में रखो 66 और 2 68 बटा 6 और ये उलट दो 36 और ये 145। क्लियर है? क्लियर ना भाई? ओके। और ये जो मल्टीप्लाई में करोगे ना, बाहर क्या रखा है? 14 और 3 17 बटा 7। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 17 बटा 7। क्या मैंने सही किया है? बताइए। डर लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए। कोई बात नहीं, y का मान आपको निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। अगर मैं इसको इक्वेट करूं इक्वल टू y, ये 72.5 और इंटू है 204। आओ जरा काटते हैं। तो आपको यहाँ पे कटता हुआ कुछ तो दिखेगा, जो कि ये 72 को काटोगे 2 बार में यहाँ से। 6 दूना 12 मिलके काट देंगे 3 बार में। ठीक है? ओके। ये देखो 6 तिरी 18 और 8 तिरी 24 ही कट जाएगा 3 बार में। 3 से ये 3 खत्म। तो आप अगर देखेंगे y की वैल्यू कितनी आ रखी है? 17/7। और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट बोर्ड मास का सवाल थोड़े आप साइलेंस से करेंगे, आसानी से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि छोटी सी गलती आपका नंबर खा जाती है। ठीक है? चलो ये सवाल आ गया, तो लंबा सवाल देखने में लग रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बार। ए और बी दो टाइपिस्ट है। एक दिन अपराह्न में उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए गए। उन्होंने समान कार्य उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया। ठीक है? बी फास्ट काम करता है और ये थोड़ा स्लो करता है। ए से 40 मिनट कम लिया, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था। ओके। बी ने ए से कम लिया, तो ए लेता है अगर 4 घंटे, तो बी लेता है 40 मिनट कम, यानी कि 4 घंटे का मतलब हो गया 6 चौका 24 टू 40 मिनट्स, और ये बन जाएगा 40 कम यानी कि 200 मिनट। यानी 6:5 ये क्या है? तुम्हारा टाइम का रेशियो है। बोलेंगे ना? टाइम का रेशियो अगर 6:5 है, तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? या फिर स्पीड बोलो या फिर तुम इफिशियंसी बोल दो, कार्य क्षमता। क्या हो जाएगा बताओ? इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, यानी कि 5:6 हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अगले अपराह्न उन्होंने फिर से टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए, लेकिन इस बार उन्होंने कार्य को इस तरीके से विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग समाप्त कर ले। बिल्कुल लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक को कितना टाइपिंग करने थे? बिल्कुल 121 पृष्ठ मिला। इन दोनों की एफिशिएंसी है कितनी? 6 5 11। अब कह रहा है कि एक को कितना पृष्ठ करना था, मतलब 5। मल्टीप्लाई कर दो। 11 गुणा 11, 11 पचे 55 पृष्ठ करना था ए को। उतना ही देर में 66 पृष्ठ कौन कर देगा? बी, क्योंकि इफिशियंसी का रेशियो ही 5:6 है। क्लियर समझ में आ गई? वो थोड़ा सा लिख करके कंफ्यूज करने का पूरा कोशिश किया, बट हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि 40 केजी भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। ठीक है? यदि इस व्यक्ति का भार 28 केजी रहा होता, तो समूह का औसत भार 1 केजी कम हो जाता। समूह का वास्तविक भार कितना है? आप अगर देखेंगे, यहाँ 1 केजी बढ़ जाता है और यहाँ 1 केजी, यहाँ 1 केजी कम हो जाता है और यहाँ 1 केजी बढ़ जाता है, मतलब जरूर 40 और 28 के बीच का वैल्यू रहा होगा। आप अगर देखेंगे 40 और 28 को अगर जोड़ेंगे ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? बाई 2, यानी कि 68/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34। ये आपका बेस्ट मेथड है। ये आपका बेस्ट मेथड है। बाकी अगर आप चाहें तो फॉर्मूला से कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि 40 केजी भार का व्यक्ति शामिल होता है तो 1 केजी बढ़ जाता है। 28 केजी का हुआ तो 1 केजी कम हो गया, यानी जो एक्चुअल में औसत भार रहा होगा, इन दोनों के सम का आधा रहा होगा। या फिर ये बोलो कि 40 और 28 के बीच का वैल्यू रहा होगा। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जहां से पीछे जाने पे और जहां से आगे जाने पे सेम वैल्यू मिले? तो आप देखेंगे 28 में अगर 6 जोड़ेंगे 34 मिलेगा, और यहाँ फिर 6 जोड़ दो यानी कि 40 मिलेगा। तो यहाँ 40 और यहाँ 28 बीच वैल्यू कितनी? 34 इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 16 पे आते हैं दोस्तों। फिर से लंबा सवाल देखने को मिलता है, कोई बात नहीं। मार्च में जो है ना, एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% छूट और कोट पर जो है 12% छूट की योजना
शुरू की है। मतलब कह रहा है भाई कि हम जीन्स पे जो है ना 20% का डिस्काउंट देंगे और कोट पर जो है 12% छूट का डिस्काउंट देंगे। साथ ही वह भुगतान करने के लिए केवल एसबीआई कार्ड का उपयोग करने के लिए 5% छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपये अंकित मूल्य का जीन्स लिया और 4500 रुपया का अंकित मूल्य का कोट लेता है। ठीक है भाई। यदि वह एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? सवाल साफ साफ कह रहा है कि केवल अगर एसबीआई कार्ड का उपयोग करेगा तो 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन इन्होंने एचडीएफसी का बैंक कार्ड ले आया है तो उम्मीद करते हैं कि 5% एक्स्ट्रा इनको नहीं मिलेगा। तो आज जरा सिंपल तरीके से हम निकाल लेते हैं। जीन्स पे कितना है? 20% का छूट, यानी 5 की वैल्यू 4 में मिल जाएगी, और प्लस कोट का जो वैल्यू है 12% छूट, यानी कि 100 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 88 में। सिर्फ इतना डिस्काउंट आपको मिलने वाला है मेरे हिसाब से। तो अगर आप देखें 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 12 यानी कि 24 और ये 0, 960 प्लस 45 गुणा 88। ठीक है। तो अगर 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बन जाएगा इंटू 22। ठीक है। हमने 4 निकाल के इसको दे दिया, गुना करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 18 गुणा 2 36, 3 18 2 36 और 3 39 प्लस 960। 60 60 120 और 39 9 48 यानी कि 4920 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। आप बोलेंगे कार्ड का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता, लेकिन ये भाई साहब एचडीएफसी बैंक कार्ड लाए थे जिससे कि डिस्काउंट अब नहीं मिलेगा। एक बेलन की आधार की त्रिज्या और हाइट जो है वो दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई 2 पाई r/h होता है। अब मुझे बताइए अगर रेडियस है 17, उल्टा कर दिया नहीं, ठीक है, ये रेडियस है, तुम्हारा हाइट है, पटक दीजिए। मैं एक शॉर्टकट तरीके सिखाऊं। जब भी 2 पाई r, अगर r तुम्हारा 7 होता है ना, 7, तो उसकी वैल्यू होती है 14, सॉरी 44, यानी आप देखेंगे ये कितना है, 49 है, मतलब 7 गुना हो जाएगा, मतलब 44 इंटू 7, और एक और वैल्यू कितना है, 17। कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो काट पीट कर लो, इतना ही आंसर आने वाला है। 44 इंटू 119, 44 गुना 9 यानी कि हो जाएगा 396, 39, 44 और 39 यानी कि 83, हाथ में रहा 8 यानी कैरी 8, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, दिस इज द आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी अगर आप चाहो तो फॉर्मूला में पटक दो, आंसर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। एक पुलिसकर्मी जो है 380 मीटर दूरी से एक चोर को दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी जो है इतना के स्पीड से भागते हैं, कितना टाइम लगेगा? तो आप देखेंगे टाइम टू कैच क्या हो जाएगा, 380 मीटर बटा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप काटेंगे तो सत्ते और छक्के यानी कि 76 सेकंड में क्या हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी डी टी के अनुक्रमानुपाती है। मतलब मैं कह सकता हूँ डी जो है ना अनुक्रमानुपाती है टी के। अगर हम इस कांस्टेंट सॉरी इसको हटाएंगे, इस वैल्यू को, तो एक कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। ये कह ही रहा है कि डी जो है ना वो टी के अनुक्रमानुपाती, जितना टी ज्यादा है उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? अब कह रहा है भाई साहब कि जब ट्रेन 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है तो 8 घंटे में कितना करेगी, बताइए। आप यहाँ सिंपल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर डी तुम्हारा 120 मील है तो के की वैल्यू कितनी आएगी, टी अगर 3 है तो के की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। के कितना आ गया, 4। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए अगर दे रखा है तो। अगर के की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे कह रहा है कि डी इज इक्वल टू के इंटू टी। कितना मील यात्रा करेगा, के का वैल्यू है 4, टाइम कितना है 8, 4 नहीं बल्कि 40। ठीक है, तो 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 320 मील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 20 पे आते हैं, आखिरी सवाल इस शिफ्ट का। एक परीक्षा में 100 अंकों की 3 विषय हैं। एक छात्र जो है पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर 68% अंक हासिल करता है। ठीक है, कुल मिला के 68% अंक हासिल करता है, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का परसेंट कितना है आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? अगर तीनों अंकों में 68% है, मतलब 68 गुना अगर मैं 3 कह लूं तो ये वैल्यू 75 प्लस 86 प्लस एक्स के बराबर होगा।
बोल दीजिए। अब देखिएगा 6 3 18 और 8 3 24 यानी कि 204। ये बोलेंगे 8 7 15 150 और 11 कितना हो जाएगा 161 प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी तो आप बोलेंगे 43। और यही तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू है जो उसने तीसरे विषय में प्राप्त किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसे पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश की कि आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाए। और अगर आपने ध्यान से देखा भी होगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो ये आपके लिए है, इससे आपको ही फायदा होगा। मुझे क्या, मैं तो सिलेक्शन ले चुका हूँ, मैंने सीजीएल क्रैक किया, आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ठीक है, बहुत डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। हमने पता है कि प्रीवियस से इंपॉर्टेंट कितना होता है किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ मुझे पता है। आपको भी मालूम चल जाएगा अगर 3 4 बार आपने एग्जाम दिया होगा और आपने क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो आपको मालूम चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सवाल को देख के जाना। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर ही आगे का एग्जाम का पता चलता है कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।